नमस्कार, मैं सुनील स्वामी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ण विचार। क्या पढ़ने जा रहे हैं? वर्ण विचार। और वर्ण विचार में हमने अब तक जो पढ़ा था वो पढ़ा था स्वरों का वर्गीकरण। और आज का जो टॉपिक होगा वर्ण विचार में वो होगा अयोगवाह ध्वनियां। क्या होगा? अयोगवाह ध्वनियां। यानी अयोगवाह ध्वनियां क्या होती है, कौन सी होती है, उनके बारे में हमें जानेंगे। सबसे पहले हमें इसकी परिभाषा की बात करते हैं। तो परिभाषा क्या होगी? वे ध्वनियां जिनका किसी वर्ण से पूर्णतया योग नहीं होता, पूर्णतः योग नहीं होता है, उन्हीं अयोगवाह ध्वनियां कहते हैं। अयोगवाह ध्वनियां कौन कौन सी होती है? अयोगवाह ध्वनियां निम्नलिखित है। तो हम जानेंगे अयोगवाह ध्वनियां कौन कौन सी है। तो वो कौन सी है? निम्नलिखित है। तो अयोगवाह ध्वनियां कितनी होती है? तो दो अयोगवाह ध्वनियां होती है। और होती कौन कौन सी है? तो एक तो होता है अनुस्वार। क्या होता है? अनुस्वार। ठीक। और दूसरा कौन सा होता है? विसर्ग। कौन सी ध्वनि होती है? विसर्ग। ठीक। अब इनका पूरी तरह से हम विवरण करेंगे। इनका उच्चारण स्थान, ये कौन सी ध्वनियां हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो अयोगवाह ध्वनियां हमने जान ली कौन कौन सी है। विसर्ग है और अनुस्वार है। तो इनका विवरण यानी इनका वर्गीकरण, अयोगवाह ध्वनियों का वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं। वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम इनका नाम जानेंगे। तो नाम क्या होगा? नाम होगा अनुस्वार और विसर्ग। ठीक। अब इनके कौन कौन सी ध्वनियां हैं? तो ये है ध्वनि कौन सी है? एक तो अनुस्वार ये होगी और एक होगी विसर्ग। ठीक। अब हम जानते हैं इनका उच्चारण स्थान क्या है। सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे? उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान अनुस्वार का कौन सा होगा? तो नासिका होगा। और विसर्ग का कौन सा होगा? कंठ होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं घोष की, यानी घोषत्व। तो ये कौन कौन सी है? तो नासिका तो क्या होगी? स घोष होगी। क्या होगी? स घोष होगी। और कंठे भी क्या होगी? स घोष होगी। ठीक। इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्राणत्व की, प्राणत्व यानी महाप्राण है, 11 प्राण है, उनकी बात करते हैं। तो नासिका तो क्या होती है? अल्प प्राण होती है। क्या होती है? अल्प प्राण। और विसर्ग क्या होती है? महाप्राण होती है। ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो ध्वनियां हैं इनका उच्चारण कैसे किया जाता है? जैसे इनका उच्चारण हम किस में करेंगे? जैसे अंगा में कर रहे हैं, इया में कर रहे हैं, अण में कर रहे हैं, न में कर रहे हैं और मैं में कर रहे हैं। और इनका जो उच्चारण है वो कैसे होगा? अह के रूप में उच्चारण होता है। ठीक। यानी उच्चारण की बात करें तो उच्चारण कैसे हो रहा है ये हमने जाना। ये क्या थी? अयोगवाह ध्वनियां। अयोगवाह ध्वनियां होती कितनी, यानी संख्या पूछ ली जाए इनकी, अयोगवाह ध्वनियों की संख्या पूछी जाए तो कितनी होगी? 2 होगी। कौन कौन सी होगी? अनुस्वार होगी और विसर्ग होगी। अगर हमसे इसके अलावा और भी प्रश्न, अगर डीपली प्रश्न पूछा जाता है तो इनका उच्चारण स्थान पूछा जाता है। तो उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं? तो अनुस्वार का नासिका होता है, विसर्ग का कंठ है। और घोषत्व की बात करें, यानी यह घोष है, यह स घोष है, तो अनुस्वार और विसर्ग दोनों ही क्या होते हैं? स घोष होते हैं। अगर प्राणत्व की बात करें, यानी अलग प्राण या महाप्राण में से पूछा जा रहा है, तो अनुस्वार क्या होते हैं? अलग प्राण होते हैं। और विसर्ग क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। और इनका अनुस्वार यानी प्रत्येक वर्ग के पंचम
अक्षर के अनुसार इनका जो उच्चारण है वो होता है, और विसर्ग का उच्चारण है वो किसके कैसे होता है, तो अह के रूप में होता है। ठीक, ये था अयोग वह ध्वनियां। अब हम बात करेंगे व्यंजन की। किसकी बात करेंगे, व्यंजन की बात करेंगे। यानी वर्ण विचार में हमने जो पढ़ा है वो कौन कौन सा पढ़ लिया, स्वरों का वर्गीकरण पढ़ लिया और अयोग वह ध्वनियों के बारे में हमने जान लिया। आज हम जानेंगे व्यंजन के बारे में। क्या जानेंगे, व्यंजन के बारे में। व्यंजन क्या है, तो सबसे पहले अगर हम इनकी परिभाषा की बात करते हैं तो वो परिभाषा क्या होगी, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण में, वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में मुख से बाहर निकलने, मुख से बाहर निकलने वाली हवा को मुखांगों की बाधा का सामना करना पड़ता है। अर्थात मुखांग परस्पर स्पर्श करते हैं, उन ध्वनियों को व्यंजन कहते हैं। यानी व्यंजन क्या होते हैं, यानी वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में मुख से बाहर निकलने वाली हवा को मुखांगों की बाधा का सामना करना पड़े, अर्थात मुखांग परस्पर स्पर्श करते उन ध्वनियों को क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। अगर इसके अलावा अगर हम व्यंजन की बात करें, यानी जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से हो, वे व्यंजन कहलाते हैं। यानी व्यंजन होते हैं वो क्या है, संपूर्ण पूर्ण नहीं होते। व्यंजन है वो पूर्ण नहीं होते, वो क्या होते हैं, अधूरे। अगर उनका उच्चारण किया जाए, व्यंजन का उच्चारण नहीं होता, लेकिन अगर उनका उच्चारण किया जा रहा है तो हमें किसकी सहायता लेनी पड़ेगी, स्वरों की सहायता लेनी पड़ेगी। यानी स्वरों की सहायता से जब व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है, यानी जो भी वर्ण है जिनका व्यंजन स्वरों की सहायता से अगर हम उच्चारण कर रहे हैं तो वो क्या होंगे, व्यंजन होंगे। ये थी व्यंजन की परिभाषा। अब हम बात करते हैं व्यंजन होते कौन कौन से हैं, तो उनकी बात कर रहे हैं। तो व्यंजन की सबसे पहले हम संख्या की बात कर रहे हैं। तो संख्या कितनी होती है व्यंजन की, तो व्यंजन की संख्या होती है 33। कितनी होती है, संख्या की बात कर रहे हैं तो व्यंजन की संख्या होगी 33। और वर्ग की बात करें, व्यंजनों को वर्गों में अगर बांटा जाए तो वर्ग कितने होंगे, 5। अब कौन कौन से वर्ग होते हैं, कौन कौन से व्यंजन होते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पर वर्ग लिख दूंगा। यानी का वर्ग में कौन से शामिल होंगे, क ख ग घ अंग। फिर चा वर्ग में शामिल होते हैं च छ ज झ और इ। फिर ट वर्ग में शामिल की बात कर रहे हैं तो ट वर्ग में ट ठ ड ढ और अण। फिर ट वर्ग की बात कर रहे हैं तो ट में कौन से होंगे, त थ द ध और न। प वर्ग की बात कर रहे हैं तो प में कौन से होंगे, प फ
ब, भ और म। ये तो क्या होते हैं? 5 वर्ग होते हैं, और इन 5 वर्गों में ये कितने वर्ण होंगे? 25 वर्ण होंगे। ठीक, अब अगर हम बात करें इसके अलावा और कौन कौन से व्यंजन होते हैं, तो कौन से होंगे? य, र, ल, व। ठीक, और फिर स, श, स और ह। ये क्या है? 8 वर्ण ये हो गए और 25 ये हो गए। कितने हो गए? 33 वर्ण। इन्हें क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर भी कहा जाता है, या रलवा भी बोल सकते हैं, और श को उष्म व्यंजन कहा जाता है। इन सबको शामिल कर कुल कितने वर्ण होते हैं? 33 वर्ण होते हैं। ये थे व्यंजन। और व्यंजन के बाद अगर हम बात कर रहे हैं इनका वर्गीकरण, यानी इनके किस आधार पर हम इनका वर्गीकरण कर सकते हैं, व्यंजनों का वर्गीकरण कर हम उनका अध्ययन करेंगे, यानी प्रत्येक के बारे में एक एक छोटी से छोटी बात हम वो जानने की कोशिश करेंगे। तो व्यंजनों का वर्गीकरण, अब हम क्या पढ़ेंगे? व्यंजनों का वर्गीकरण। सबसे पहले हम व्यंजनों का वर्गीकरण किस आधार पर कर रहे हैं? उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होगा? तो 6 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 6 प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? पहला होगा उच्चारण स्थान अपना कंठ, दूसरा होगा तालव्य, तीसरा होगा मूर्धन्य, चौथा होगा दंत, पांचवा होगा ओष्ठ, और छठा कौन सा होगा? छठा होगा दंतोष्ठ। छठा कौन सा होगा? दंतोष्ठ होगा। अब हम इनके बारे में जानेंगे, यानी कंठे में कौन सा होगा। तो सबसे पहला वर्ग कौन सा होता है? क वर्ग होता है। तो क्या लिखेंगे? क, ख, ग, घ और अंग। तालव्य में च, छ, ज, झ और ज। फिर ट, मूर्धन्य की बात कर लेते हैं। तो ट, ठ, ड, ढ और ण। त, थ, द, ध, न। प, फ, द, भ और न। दंतोष्ठ में कौन सा होता है? तो वो बात करेंगे। ये तो हमने 25 वर्णों की बात कर ली। अब ऊपर वाला छोड़ दो और उसको आगे लिख लो, य, र, ल। ठीक, अब क्या रहा? वह आएगा। वो एकमात्र क्या होता है? दंतोष्ठ होते हैं। और बहुत बार प्रश्न पूछा भी गया है कि निम्न में से कौन सा वर्ण दंतोष्ठ है या कौन सा व्यंजन है वो दंतोष्ठ है? तो वह है। ठीक, अब आगे बात कर रहे हैं तो फिर वहीं से शुरू करेंगे। श, स और है बता है को हम ऊपर लेकर चले जाएंगे। ये क्या हो गए? उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण हो गया। यानी कंठे में कौन सा होता है? यानी अगर हम सबसे पहले अगर क्रम से लिख लेंगे, ये याद कर लेते हैं नाम, तो फिर आगे के जो है वो क्या हमें, ये तो हमने शुरू से कक्षा यानी एलकेजी से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो वहां से लेकर आज तक यही पढ़ रहे हैं। केवल वहां पर हमने क्या पढ़ा था? उच्चारण स्थान नहीं पढ़ा था, केवल वर्ण सीखे थे, वर्णमाला सीखी थी। और आज हम उनको उच्चारण स्थान के आधार पर कर रहे हैं। तो कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ और दंतोष्ठ, ये केवल और केवल किसका वर्गीकरण है? व्यंजनों का वर्गीकरण है, न कि वर्णों का। अगर वर्ण आ जाते हैं तो क्या होता है? देखिए, इसके बाद में आज आपको संपूर्ण वर्णों का वर्गीकरण है वो मैं आपको करवा रहा हूं। अगर आपको यहां पूछ लिया जाए कि संपूर्ण वर्णों का वर्गीकरण, यानी उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, अगर हमें यह पूछा जाए उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, तो वो होता है 8 प्रकार से। अब वो 8 कौन कौन से हैं? तो देखिए, सबसे पहले आता है कंठ,
दूसरा आता है तालव्य, तीसरा आता है मूर्धन्य, चौथा कौन सा आता है दंत, पांचवा आता है ओष्ठ, छठा आता है कंठोष्ठ, सॉरी कंठ तालु, क्रम से लिख रहे हैं कंठ तालु, और सातवां होगा कंठोष्ठ, कौन सा होगा कंठोष्ठ, और आठवां होगा दंतोष्ठ, कौन सा होगा दंतोष्ठ। ये क्या होते हैं 8 उच्चारण स्थान होते हैं। हमने क्या पढ़ा उच्चारण स्थान जान लिए कौन कौन से होते हैं 8 उच्चारण स्थान होते हैं। और 8 उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं कंठ तालु मूर्धन्य दंत ओष्ठ कंठ तालु कंठोष्ठ और दंतोष्ठ। ये क्या होते हैं 8 उच्चारण स्थान होते हैं। अब हम इनका वर्गीकरण कर रहे हैं। किनका वर्गीकरण कर रहे हैं हम कर रहे हैं वर्णों का वर्गीकरण। वर्णों का मतलब आज हम जो वर्ण है वो कितने वर्णों का वर्गीकरण करेंगे 13 और 11 44 यानी स्वर प्लस व्यंजन का हम करने जा रहे हैं। यानी 11 तो स्वर होंगे और 33 क्या होंगे व्यंजन। इनका 44 वर्णों का वर्गीकरण हम इसमें करेंगे। इसके साथ साथ हमें 11 तो जो स्वर है उनके करेंगे, एक स्वर और शामिल कर लेंगे लृ यानी संस्कृत वाला। तो यहाँ पर जो स्वरों का वर्गीकरण किया जाएगा सॉरी वर्णों का वर्गीकरण है यानी कितने वर्णों का वर्गीकरण किया जाएगा तो वो 45 वर्णों का वर्गीकरण है उच्चारण स्थान के आधार पर हमें करने जा रहे हैं। 45 से ज्यादा भी होगा देखते हैं। कंठे में आएगा सबसे पहले स्वरों का कर रहे हैं तो अ आ ठीक, तालव्य में ई मूर्धन्य में री आता है और दंते में कोई सा भी स्वर नहीं आता है तो इसलिए हम कौन सा याद कर लेंगे लृ, क्रम से याद हो जाएगा। ओष्ठ में उ, कंठ तालु में ए आई, कंठोष्ठ में ओ औ, ठीक स्वर कंप्लीट। अब हम बात कर रहे हैं व्यंजन की तो क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग। फिर ऊपर वाला छोड़ दो य र ल और वह है वो कहाँ आ जाएगा यहाँ आ जाएगा दंतोष्ठ ठीक। फिर स श स और है के साथ हम क्या जोड़ देंगे विसर्ग भी जोड़ देंगे। क्या लगाएंगे विसर्ग। अब बताओ कितनी ध्वनियां होगी 46 ध्वनियां हो गई ना। देखिए 1 2 और 5 7 7 और 1 8 और के 9। इसमें कितने आ रहे हैं 9। इसमें कितने आ रहे हैं 2 5 7 और 2 9। यहां 5 और 1 6 6 और 2 8। यहां 5 और 2 7 और 1 8। यहां कितने आ रहे हैं 2 और 5 7। यहां कितने आ रहे हैं 2। यहां कितने आ रहे हैं 2 और यहां कितने आ रहे हैं 1। जोड़ लो 18 और 16 24 24 और 7 31 कितने हो गए 18 और 6 24 और 10 34 34 और 7 41 41 और 5 46। कितने वर्णों का कितनी ध्वनियों का हमने उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण किया है तो 46 जो ध्वनियां उनका हमने उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण किया। ये संपूर्ण सारणी अगर हम याद कर लेते हैं तो हमारी कहीं दिक्कत नहीं होती। और बहुत बार इसमें प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा उच्चारण स्थान से कौन सा वर्ण उच्चरित होता है या कौन सी ध्वनि कंठ उच्चारण स्थान से उच्चरित हो रही है या मूर्धन्य से हो रही है ओष्ठ से हो रही है या दंतोष्ठ से हो रही है या कंठोष्ठ से हो रही है। ये सारे के सारे क्या है ध्वनियों का हमने उन ध्वनियों का वर्गीकरण किया है जो उच्चारण स्थान के आधार पर हम उनको विभाजित कर सकते हैं या उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। अब हम वापस उसी ओर आ जाते हैं किसकी ओर व्यंजनों की ओर। यानी व्यंजनों का अगला जो वर्गीकरण है वो किस आधार पर है उसकी बात हमें करने जा रहे हैं। तो अब हम करेंगे श्वास की मात्रा। श्वास की मात्रा या प्राणत्वय के आधार पर प्राणत्वय के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। किसका पढ़ रहे हैं हम व्यंजनों का। तो व्यंजनों का वर्गीकरण कितनी तरह से होगा प्राणत्वय के आधार पर 2 तरह से होंगे। कौन कौन से होंगे एक तो होता है अलप प्राण। कौन सा होता है
अलप प्राण। अलप प्राण कौन से होते हैं? तो जिनके उच्चारण में, अगर हम बात करें अलप प्राण क्या होते हैं, तो जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगती है, वे अलप प्राण होते हैं। अलप प्राण होते हैं। अलप प्राण कौन कौन से होते हैं? तो अलप प्राण कौन से होंगे कि जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगती है, वे क्या है? अलप प्राण है। अब देखिए प्रत्येक वर्ग का कौन से होंगे? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होते हैं? पांचवा वर्ण अलप प्राण होते हैं। अलप प्राण होते हैं। इसके अलावा और कौन से होंगे? तो ये क्या होते हैं? पहला, तीसरा और पांचवा अलप प्राण होते हैं। तथा और कौन से होंगे? यह, र, ल और व, यानी पहला, तीसरा, पांचवा और कौन से होंगे? यह, र, ल, व, वो किस में आते हैं? अल्प प्राण में आते हैं। यानी सीधी सी बात यह है कि कौन कौन से वर्ण होते हैं? तो देखिए क होगा, फिर ग होगा, फिर अंग होगा। ठीक, इसके बाद च, ज और य, ट, ड और अण, त, द और न, त, द, न, य, र, ल और वह। कितने वर्ण हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 और 4 19। यानी अलप प्राणों की संख्या कितनी होगी? 19 होती है। अलप प्राण की संख्या कितनी होती है? 19। तो व्यंजन होते हैं अलप प्राण में। कितने व्यंजन होते हैं? 19 व्यंजन होते हैं। अगर कुल अलप प्राणों की संख्या पूछी जाए तो वो कितनी होगी? तो इसके साथ 11 स्वर भी जोड़ दो। तो कितने होते हैं? तो 30 जो ध्वनियां हैं वो क्या होगी? अलप प्राण होगी। यानी 11 स्वर और 19 व्यंजन है वो क्या होते हैं? अलप प्राण होते हैं। अब दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं, वो कौन सा है? महाप्राण के बारे में हमें जानते हैं कि महाप्राण कौन कौन से है। तो महाप्राण की बात कर रहे हैं तो पहले बात करते हैं महाप्राण कहते किसे हैं? महाप्राण। महाप्राण कौन से हैं? कि जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा ज्यादा लगती है। श्वास की मात्रा ज्यादा लगती है, वे क्या होते हैं? लगती हैं, वे महाप्राण कहलाते हैं। वे महाप्राण कहलाते हैं। ठीक, महाप्राण किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा ज्यादा लगती है, वे क्या कहलाते हैं? महाप्राण। अब महाप्राण कौन से होंगे? तो प्रत्येक वर्ग के दूसरे, चौथे वर्ण तथा श, स, और है होते हैं। स, है आदि महाप्राण ध्वनियां होती हैं। ठीक, अब प्रत्येक वर्ग का दूसरा कौन सा होगा? तो दूसरा होगा, जैसे क वर्ग की बात करते हैं तो ख आ जाता है। चौथा घ, तो इसी तरह च में कौन सा होगा? छ और झ, ठ और ढ, ठ और ढ, ठ और ढ। इसके अलावा हमने जान ही लिया कौन कौन से हो गए? स और ह। ये कितनी हो गई? 10 और 4 14। यानी महाप्राणों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। हमें ये पूछ रहे थे कि महाप्राणों की संख्या कितनी है, वो कितनी होगी? 14 होगी। ठीक, अलप प्राण की संख्या पूछी जाए तो कितनी होगी? अलप प्राण की संख्या पूछ ली जाए तो 30 होगी। 30 में कौन कौन से शामिल होते हैं? तो 19 व्यंजन होते हैं और क्या होते हैं? 19 व्यंजन और 11
स्वर शामिल किए जाते हैं। ठीक, और महाप्राण में कितनी होते हैं? 14 ही ध्वनियां होती हैं। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि 14 ध्वनियां होती है और कौन सा हो सकता है, तो इसमें शामिल क्या करेंगे? विसर्ग भी कर देंगे, तो कितनी ध्वनियां होगी? 15 ध्वनियां शामिल कर दी जाती है। ठीक, ये क्या थी? श्वास मात्रा के आधार पर, प्राणत्व के आधार, श्वास मात्रा के आधार पर या प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का हमने वर्गीकरण किया। व्यंजनों का क्या, हमने तो स्वरों का भी इसमें साथ में ही कर लिया। तो महाप्राण 14 ध्वनियां होती हैं और एक विसर्ग शामिल कर लिया जाए तो 15 होती हैं, और अलग प्राण में 30 ध्वनियां शामिल की जाती है, जो इसमें 19 व्यंजन होते हैं और 11 स्वर शामिल किए जाते हैं। इसलिए अलग प्राण की जो ध्वनियां है वो उनकी संख्या कितनी होगी? 30 होगी। अब अगला जो वर्गीकरण है व्यंजनों का वो करने जा रहे हैं, तो वो कौन सा है? स्वर तंत्रियों में कंपन। तीसरा जो वर्ण है स्वर तंत्रियों में कंपन, कंपन या गोस्तव के आधार पर, गोस्तव के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण कितनी तरह से होगा? 2। पहला कौन सा होता है? तो पहला होता है घोष या सहघोष। क्या होता है? पहला होता है घोष या सहघोष। अब घोष या सहघोष क्या होते हैं? तो देखो, जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में या यंत्रियों में कंपन होता है, वे सहघोष या घोष ध्वनियां कहलाती है। वे घोष ध्वनियां कहलाती है। ठीक, अब वो सहघोष और घोष होते कौन कौन से वर्ण हैं? तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, इसके साथ क्या होंगे? य, र, ल, व, या र, ल, व, ये भी क्या है? इसमें शामिल होंगे, और इसके साथ क्या होगा? है भी शामिल होगा। ठीक, तो ध्वनियों में कितने होंगे? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और या, र, ल, व, है शामिल किए जाते हैं। तो ये कुल कितने हो गए? 5 ही हो गए और 15 ही हो गए। कुल कितनी संख्या हो गई इनकी? 20 हो गई। ठीक, यानी व्यंजन कितने होंगे? तो 20 व्यंजन शामिल होंगे। ठीक, अगर इसके अलावा हम ये पूछ ले घोष या सहघोष की ध्वनियां कुल कितनी ध्वनियां होती है, तो इसमें कितने शामिल किए जाएंगे? 11 स्वर भी शामिल कर दिए जाएंगे। 11 स्वर, तो कुल कितने हो गए? 31 ध्वनियां किसमें शामिल की जाती है? घोष या सहघोष में आती है। यानी अब तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण कौन सा होता है? तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा ग, घ और अंग, ये क्या है? तीसरा, चौथा, पांचवा है। ठीक, इसके साथ अब जैसे च वर्ग में कौन सा आएगा? तो ज, झ, ट वर्ग में ड, ढ और अण, ट वर्ग में द, ध और न, त वर्ग में कौन सा आएगा? तो द, भ और मैं। ये कितने हो गए? 15 ध्वनियां तो ये हो गई और 5 ध्वनियां ये शामिल है। तो कितने हो गए? कुल 20 व्यंजन शामिल किए जाते हैं और 11 स्वर शामिल किए जाते हैं। तो इसलिए घोष या सहघोष से कितने होंगे? 31 ध्वनियां होंगी। यानी हमसे ये पूछ ले कुल सहघोष ध्वनियां कितनी होती है? तो 31 होती है। या हमसे ये पूछा जाए कि स्वर है वो किस में शामिल किए जाते हैं? तो घोष या सहघोष में ही शामिल किए जाते हैं। अगर हमसे ये पूछ ले जाए कि घोष या सहघोष में कितने व्यंजन शामिल होते हैं, तो 20 व्यंजन शामिल किए जाते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे अगला, इसका अगला जो पार्ट है, यानी हमने दो भागों में वर्गीकरण किया, तो दूसरा कौन सा है? दूसरा होगा अघोष। कौन सा होगा?
अघोष। तो अघोष कोई क्या होता है, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, वे ध्वनियां क्या कहलाती हैं, अघोष कहलाती हैं। ठीक, अब होते कौन कौन से हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, और इसके साथ साथ कौन से शामिल किए जाएंगे, पहला दूसरा वर्ण और स और स शामिल होते हैं। कुल कितने वर्ण होंगे, 13 वर्ण होंगे। पहला कौन सा होगा, देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला कैक है, तो चैथ है, टैठ है, तैथ है और प है। ये 10 ध्वनियां तो ये होती है और प्लस 3 स होते हैं। कुल कितने होंगे, 13। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए अघोष की कुल कितनी ध्वनियां होती हैं, तो 13 ध्वनियां हैं वो शामिल होती है। 13 के 13 क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं, क्योंकि स्वर है वो सभी के सभी किस में आते हैं, तो घोष या सघोष में आते हैं। ये क्या हो गए, हमने क्या पढ़ दिया, व्यंजनों का वर्गीकरण है वो अभी तक हमने 3 ही प्रकार से पढ़ा है, बाकी जो बचा है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। अगर